हम लोग ने कल ओम्स लॉ के बारे में सीखा था। ओम्स लॉ, सबसे पहले इसका कथन क्या है, ओम क्या कहा है बताइए। तो इसका मतलब हुआ भी समानुपाती आई। इसको तोड़ के लिखे तो क्या लिखे, भी इक्वल टू आई आर। इसको आपको सिद्ध करने के लिए बोलता है। सिद्ध करने के लिए दो फॉर्मूला आपको होता है। एक आप ले लेना वी डी इक्वल टू म्यू ई, और एक ले लीजिएगा जे बराबर एनी। इसको समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखिए, आगे बढ़ जाइए, सोल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यह बताया गया कि जो आर का मान है वो किन बातों पर निर्भर करेगा, रो पे, एल पर, ए पे, और साथ में एक टेम्परेचर पे। रो, एल और टेम्परेचर के समानुपाती और ए के, क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। कौन सा एनालिसिस करेंगे, तो लिखिए तो नीचे, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ से इसको समझना है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ। हो गया। चलिए देखिए इधर, जो क्लास 10th में आप पढ़े थे, क्लास 10th में आप जो पढ़े थे, अगर इसका ग्राफिकल एनालिसिस करना है तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमको लेना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम कुछ डाटा निकालेंगे। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको कल भी बताए थे क्या क्या लेना होता है। ये स्विच है, ये बैटरी है। अगर एरो मार दिए बैटरी में या प्रतिरोध में तो इसका मतलब है वेरिएबल। क्या मतलब इसका, अब वेरिएबल का मतलब जो बदल जाए, वेरिएबल का मतलब तो मन करेगा तो वोल्टेज बदल सकते हैं, मन करेगा तो इसको रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बदलने वाला प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलते हैं, रियोस्ट। इसको बोलेंगे वेरिएबल बैटरी। क्या बोलेंगे, साथ में वोल्टेज को नापने के लिए एक वोल्ट मीटर, और धारा को नापने के लिए एक ए मीटर को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, हाँ सही है क्या। अब इसके हिसाब से आप एक टेबल बनाएंगे। एक जगह पे लिख दीजिए भी, एक जगह पे लिख दीजिए आर, और एक जगह पे लिख दीजिए आई। रेजिस्टेंस का मान अपने मन से जितना आपको रखने का मन है उतना रख लीजिए। कितना रखने का मन है बोलिए, रेजिस्टेंस इस सर्किट में आप कितना लगाना चाहते हैं, 2 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, की जितना मन करे उतना। 20 ओम, 20 ओम थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम ले लो, 5 ओम ले लो। 5, 10, 15, 20 कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो हम 5 ओम का एक रेजिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं कि 5 ओम का सर्किट का प्रतिरोध है। जो भी परिपथ आपको दिख रहा है ना, परिपथ को ही सर्किट कहते हैं, परिपथ को ही। तो सर्किट का प्रतिरोध कितना दिखाया गया है, तो प्रतिरोध 5 हो गया। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो सब जगह भी हम प्रतिरोध 5 रख लिए। 5 बदलने वाला चीज, मन करेगा तो हम बदल सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है ना, तो हम चाहें तो परिपथ में प्रतिरोध का मान बदल सकते हैं। अभी के लिए हम कितना लिए, अब यहां से बैटरी का वोल्टेज तुम लगा के देखो, कहां कितना वोल्ट लगाना चाहते हो। 10 से शुरू कर लो, शुरू में लगाते हैं कितना, फिर कितना लगाएंगे, फिर कितना लगाएंगे,
फिर कितना लगाएंगे 40। ओम का नियम कहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगा वैसे वैसे करंट भी बदलेगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी, अगर वोल्टेज घट रहा है करंट भी। सही बात है। अब यहां से देखिए हम वोल्टेज को 10, 20, 30, 40 कर दिए, ठीक है। अब चेक कीजिए कि करंट का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज लिए हम 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, अभी वोल्टेज 10 वोल्ट हम बोल तो रहे, उस सही में 10 वोल्ट का है कि नहीं है इसको पता कौन करके बताएगा? वोल्ट मीटर इसलिए लगाया गया है कि वो बैटरी का वोल्टेज नाप के बता दे, ठीक है। तब वोल्ट मीटर का रीडिंग देख के हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ऐसा मान लेना है। यहां पे मान ही सकते हैं ना, सच में है क्या कि फोटो ही, तो इसको सच में कैसे मान सकते हैं? लेकिन ये समझ रहे हैं कि वोल्ट मीटर किसको नापेगा? विभवांतर। वोल्ट मीटर किसको नापेगा? तब विभवांतर 10, 20, 30, 40 ले रहे हैं ना, इसका मेजरमेंट कौन किया? और उसके बाद सर्किट में धारा का प्रवाह होगा, तो धारा का प्रवाह नापेगा कौन? ए मीटर। तो ए मीटर का रीडिंग देख के यहां पे लिखना है, ठीक है। तो बताओ ओम्स लॉ पढ़े थे, V बराबर I बराबर V बाई, बताओ वोल्टेज कितना, R कितना, तो करंट कितना? एम्पियर। धारा कौन सी नापते हैं? उसी तरह से यहां पे आया ना। ये बताओ 2, 4, 6, 8 ये क्या है? धारा है एम्पियर में। क्या ये कौन नापेगा? तो यहां से आपको दो चीज और याद हुआ कि ए मीटर क्या नापता है, अब वोल्ट मीटर क्या नापता है। समझ में आया? अब इसके बीच का वो ग्राफ बनता था ना, इसके बीच में एक ग्राफ बनता था। देखिए ग्राफ भी हम देखते हैं, हम ग्राफ एक नहीं दो देखेंगे, हम लोग ग्राफ दो देखेंगे। एक में ऊपर में वोल्टेज रख लीजिए और एक में ऊपर में करंट रख लीजिए। तो ऊपर में वोल्टेज तो यहां पे करंट तो यहां पे, समझ रहे हो? दोनों तरह से सवाल बन सकता है। अब यहां पे चेक करो, बताओ वोल्टेज कितना लिए थे? 10, 20, 30 और 40, ठीक है। धारा कितना आया? 2, 4, 6, 8। धारा कौन सी में? वोल्टेज कितने में, किस में? वोल्ट में, वोल्ट मीटर में नहीं। वोल्ट मीटर तो नापने के लिए बनाया गया, नापते कौन सी में? वोल्ट में। सही है। बताओ इस दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, क्या ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे मिलेगा कुछ? बोलो। ये नहीं जाएगा। तो V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? ये चालक के लिए ग्राफ है कि किसी और के लिए? चालक के लिए। ये धारा का प्रवाह चालक में ना करवा रहे हैं हम, तो किसी भी चालक के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ यही होता है, नियत ताप पर। किस पर? नियत ताप पर। उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है? तो यहां पे भी चेक करेंगे, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। धारा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। फिर से ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। फिर से ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। इसको आप मिला सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों ग्राफ में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? अगर आपको ग्राफ पे ही सवाल बनेगा, ग्राफ देके पूछ सकता है आपसे। जैसे हम बोले, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपके पास दो सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि आपको ये ग्राफ दिया गया V और I के बीच में, और यहां से दो लाइन ड्रॉ किया है। इसको बोले हैं R1 है, इसको बोले हैं। आपको बताना है कि कौन बड़ा है। आपको क्या बताना है? कौन बड़ा है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, R1 बराबर है R2 के, R1 बड़ा है R2 से, R1 छोटा है
R2 से, और चौथा में कि इसमें से कोई सही नहीं है, नन। दूसरा क्वेश्चन कि ग्राफ तो सिमिलर है, लेकिन ग्राफ देखो V और I के बीच में बना था, इस बार I और V के बीच में बना है। अब फिर से दो लाइन खींच दिए, ये लिख दिए R1 और ये लिख दिए, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है। इसके लिए पहला ऑप्शन R1 इक्वल टू R2, दूसरा R1 ग्रेटर देन, तीसरा R1 लेस देन, और चौथा नन ऑफ दिस। बोलो दोनों में कौन सा ऑप्शन पकड़ रहे हो? बोलिए जल्दी, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी। कौन वाला में? R1 बड़ा R2 से, ये वाला सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लग रहा है आपको? चलिए इसमें बताइए, इसमें R2 ग्रेटर देन R1, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सही बोल रहे हैं आपकी गलत बोल रहे हैं। देखिए यहां पे दो ग्राफ आपको बताए ना अभी, VI और IV, यही ग्राफ से आंसर मिलेगा। अब देखो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है कि बदल रहा है? कांस्टेंट है। स्लोप आप निकालो, क्या निकालो? तो स्लोप तो यहां, स्लोप कैसे निकालते थे? टेंजेंट तो यही है, स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट कब खींचते हैं? जब कर्व हो। ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट खींचेगा भी तो इसी लाइन पे जाएगा। टेंजेंट खींचा गया, उसके बाद प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखते थे, तो ये एंगल यही ना है, ये वाला। मान लेते कितना है? मान लेते कितना है? थीटा। सही है। हमको चाहिए स्लोप, हमको क्या चाहिए? तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे? थोड़ा हम मार्कर को पतला कर लेते हैं। देखो हम यहीं पे छोटा सा में लिख देते हैं, ठीक है। स्लोप, स्लोप को कौन से लिखेंगे? स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा होगा P बाई, P का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज। देख लो वोल्टेज है ना, अपन B, B का काम कौन कर रहा है? V अपॉन I को हम लिख सकते हैं R, V अपॉन I को लिख सकते हैं R, ओम के नियम से V बराबर I R। तो यहां से क्या आपको दिखा कि स्लोप समानुपाती है किसके? प्रतिरोध के। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी ग्राफ V वर्सेज I है, वोल्टेज ऊपर और करंट, इसका मतलब स्लोप प्रतिरोध के। बताओ, अब क्वेश्चन पे आओ तो, V वर्सेज I ग्राफ कौन है? पहला। तब बताओ इसमें क्या बताए कि स्लोप समानुपाती होगा R के। बताओ R1 का स्लोप ज्यादा है कि R2 का? स्लोप किसका ज्यादा है? जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो R1 का स्लोप ज्यादा किससे? और स्लोप जिसका ज्यादा उसका प्रतिरोध भी। तो स्लोप किसका ज्यादा है? R1 ज्यादा ना होगा। तो कौन सा आंसर? बिल्कुल सही आंसर है। समझ आ गया? अब आइए उधर, इसमें देखिए ये क्या है? I वर्सेस V ग्राफ। तो इसमें स्लोप निकालो, ये स्लोप है। फिर से मान लो स्लोप कितना है? थीटा है। कितना है? तो स्लोप बराबर टेन थीटा ना। P बाई परपेंडिकुलर में कौन है? अब बेस में कौन है? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? 1 बाई R, क्योंकि V बराबर I R। तो यहां से क्या दिखा कि स्लोप इनवर्सली है किसके? R के। स्लोप इनवर्सली है किसके? मतलब स्लोप जिसका ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम। समझ में आ गया? किसके लिए? I वर्सेस V। अभी दोनों याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप एक याद कीजिएगा तो दोनों याद रहेगा, आप दोनों याद कीजिएगा तो कंफ्यूज रहिएगा।
समझ रहे हैं? अब कंफ्यूजन वाला कोई बात है? जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे थीटा निकाल के देख लीजिएगा कि स्लोप कौन आ रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कौन आएगा? देखो इसमें स्लोप इसका ज्यादा है और इसका, तो जिसका स्लोप ज्यादा प्रतिरोध कम, और जिसका स्लोप कम उसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ज्यादा R2 हो गया। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या समझ आया? हाँ, तो यहां तक आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। यहीं से था ना? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? लिखिए तो। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए मिटा दें इसको। यहां इस तरह का सवाल आप हैंडल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। मिटा देना। चलिए इधर देखिए, अब हम बात करते हैं, आप हेडिंग डालिए तो लिखिएगा किसी चालक के प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव, किसी चालक के प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता पर, नीचे लिखो जैसा कि हम जानते हैं R समानुपाती रो होता है। सही बात है। आपको R बराबर क्या पढ़ाए थे? रो L बटा, तो R रो के समानुपाती है कि नहीं है? ये हम जानते हैं ना। तो हम जानते हैं कि क्या लिखा, जैसा कि हम जानते हैं R समानुपाती होता है। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? चालक। अगर विद्युत धारा में कोई भी सवाल बन रहा है तो किसके लिए बनेगा? चालक के लिए। तो चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है वो रो के समानुपाती होता है। सही बात है। अब तुम समझो थोड़ा सा कि अगर ये चालक है, अगर ये चालक है, ठीक है, मान लो कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिए हम, इधर का टर्मिनल V1 पे है और इधर का V2 पे है, तो V1 माइनस V2 विभवांतर हो गया। आई विभवांतर की वजह से इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, है? मान लो कि यहां पे टेम्परेचर था T1, कितना था? तो T1 टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेगा तो कोलिजन होगा। क्या होगा? तो कोलिजन होगा तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन चलेगा, यही से चलेगा। यही से का मतलब क्या हुआ? टक्कर हुआ है। ये टकरा टकरा के चल रहा है। कैसे चल रहा है? इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे चल रहा होगा। कितना टेम्परेचर पे? अब इसी का हम सेकेंड केस लेते हैं। कंडक्टर यही है जो पहले था, वोल्टेज भी वही है जो पहले था, लेकिन बदल कौन गया? ये हो गया T2। वोल्टेज सब कुछ सेम है, ये V1 वोल्ट पर ही। अभी जो टेम्परेचर T2 है ये T1 से कम है। ठीक है, टेम्परेचर जो पहले वाला टेम्परेचर था उससे कम कर दिए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ठीक ऐसा ही चलेगा कि कुछ अंतर होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि इसके कंपेयर में अगर बात करें तो यहां पे टक्कर कम हुआ है।
इसका पाथ आप देख के समझ पा रहे होंगे हैं? आई टक्कर कम इसलिए हुआ कि टेम्परेचर घट गया, सही बात है। अगर अच्छा बताओ, जैसे हवा है ना, हवा को एक बोतल में या कांच का एक बीकर में उसको भर कर उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो हवा का मॉलिक्यूल ज्यादा इसी से करेगा, बोलो करेगा कि नहीं? तो आसपास से ज्यादा टक्कर करेगा। अगर उसमें से हम टेम्परेचर उसका घटाएं, हीट उसमें से निकालें, तो क्या ज्यादा टक्कर करेगा, कम करेगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आसपास इससे ज्यादा टकराएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो कम टकराएगा। सही बात है। इसमें एक केस और लेते हैं। कंडक्टर वही है, वोल्टेज भी वही है, बस टेम्परेचर का हम फर्क कर रहे हैं। हेडिंग क्या डाले हैं, पढ़िए। तापमान का प्रभाव, किसी चालक के प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोधकता बोले प्रतिरोध बोले, दोनों तो आपस में समानुपाती है। तो अगर प्रतिरोधकता पे प्रभाव पड़ेगा तो प्रतिरोध पे नहीं पड़ेगा, उस पे भी तो पड़ेगा। वही टेम्परेचर को घटा घटा के हम समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब मान लेते हैं कि यहां पे टेम्परेचर हो गया T0, कितना हो गया? जो किससे कम है? T1 से। पहले टेम्परेचर क्या था? T1। पहले टेम्परेचर क्या था? T1। T1 से हो गया क्या? इसको T3 कर लो, इसको आप क्या कर लो? T3 कर लो। हो गया। इसको T3 कर दिए, इसको T2 कर लिए। ये था T2 टेम्परेचर, अब हो गया जो कि T2 से भी कम गया। अब तो ही लगभग सीधा चल जाएगा, लगभग। बोलो सही बात है? क्या ये सही में सीधा चल सकता है कभी? नहीं, ये बिल्कुल सीधा कभी नहीं चल सकता है। हम मान सकते हैं, हम बोर्ड पे दिखा सकते हैं, आप कॉपी में दिखा सकते हैं। क्या ये सच है कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा गति करेगा, एक सीधी सरल रेखा में गति करेगा? ये संभव नहीं है। जिस सिचुएशन में आप इसको दिखा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सुपर कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। सुपर कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका प्रतिरोध। इसमें तो बताओ कहीं कोलिजन आपको दिख रहा है क्या? इसका मतलब टक्कर नहीं हुआ, और टक्कर नहीं है तो प्रतिरोध भी नहीं है। प्रतिरोध आप समझते हैं, हाँ, अवरोध पैदा करे। जो धारा को प्रवाहित होने में अवरोध पैदा करे, क्या वो रोक देगा? नहीं, रोकना नहीं है, बस अवरोध पैदा करना है। हाँ, रुकावट पैदा करना है लेकिन रोक नहीं देना है। समझ रहे हो? तो बताइए, इसको देख के आपको लग रहा है कि अवरोध पैदा हुआ है? क्योंकि तो सीधा सीधा चल रहा है। अवरोध पैदा होता तो टक्कर होता, टक्कर दिख रहा है नहीं। तो कोई पूछे कि बताओ किसी चालक का प्रतिरोध सच में 0 हो सकता है? किसी चालक का प्रतिरोध सच में 0 हो सकता है? बोलेंगे नहीं। लेकिन क्या हम मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। मानने में क्या जा रहा है? माना कि x बराबर 100, माना कि x बराबर 10। मानने को तुम कुछ भी मान लेते हैं ना, तो हम इसको सुपर कंडक्टर मान सकते हैं। जैसे आदमी होता है ना, आदमी, तो आदमी को क्या बोलते हैं? मैन। एक होता है सुपरमैन। मैन कभी सुपरमैन हो सकता है सच में? फिल्म में तो कुछ दिखा रहा है नहीं, लेकिन सच में क्या मैन सुपरमैन हो सकता है? नहीं। मैन सुपरमैन कैसे हो जाएगा? सुपरमैन क्या उड़ते रहता है, आदमी उड़ता है। शक्तिमान बन गया, शक्तिमान भी एक तरह का सुपरमैन है। तो क्या सच में आदमी सुपरमैन है? क्या मान सकते हैं? मान सकते हैं। सही है। तो वही कंडीशन इसका भी है। ये सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर किसको बोलिएगा? जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए उसको हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे, जो कि सच में होता नहीं है। अब ये कंडीशन से आपको समझ में क्या आया? देखो तो, जो डायग्राम यहां पे हम दिखाए हैं, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कि अच्छा, आप कहना ही चाह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध जैसे जैसे घटेगा, चालक का तापमान, जैसे जैसे
उसका प्रतिरोध भी, बस यही बात सही है। चालक के केस में जैसे जैसे उसका तापमान घटेगा उसका प्रतिरोध भी। अगर उल्टा बोले कि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगा ना, ये सबसे कम, उसके बाद ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो चालक का प्रतिरोध, सॉरी चालक का तापमान, चालक का तापमान अगर बढ़ेगा, समझ में आया? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जब उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तापमान, इधर से इधर जा रहे हैं तापमान, तो इधर से इधर जाएंगे तो प्रतिरोध, इधर से इधर आएंगे प्रतिरोध। इसके अलावा कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। याद रख लेना, चालक वाला याद हो गया ना। चालक में ताप बढ़ाने से, कस के बोलो, चालक में ताप बढ़ाने से हैं? क्लियर बोलो ना जी, क्लियर एकदम। प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर में ठीक उल्टा याद रखना। सेमीकंडक्टर में ठीक इसका विपरीत। मतलब क्या होगा कि सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन या दोनों करेंगे, एक करो। चालक में तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, तो अर्धचालक में क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से एक फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है? क्या? डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट रिलेशन आपको यहां पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डेरिवेशन बियॉन्ड द स्कोप है आर इक्वल टू नहीं, आर टी इक्वल टू, किसके इक्वल टू? आर टी इक्वल टू आर टी नॉट, आर टी इक्वल टू इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर टी इक्वल टू आर टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हम जानते हैं इस बात को कि प्रतिरोध तो समानुपाती होता था किसके? रो के। तो जो फार्मूला हम प्रतिरोध के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो हम प्रतिरोधकता के लिए यूज नहीं कर सकते? तो यहां पे फार्मूला बनेगा रो टी बराबर रो टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या कोई दिक्कत हुआ? रोटी इक्वल टू रोटी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू, जहां पे कोई बोले कि टी और टी नॉट क्या है? टी टेम्परेचर है। टी नॉट को मानना है रेफरेंस टेम्परेचर। टी नॉट को क्या मानना है? रेफरेंस टेम्परेचर। सवाल में बने आएगा तुमको, ये देखो इस डायरेक्ट फार्मूला, डेरिवेशन इसका नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 और 4 चीज दिया हुआ है। अभी चारों में से कोई 3 को दे देगा और चौथा पूछ लेगा, तो फार्मूला पुटिंग सवाल हो गया ना। कि फार्मूला तुमको आता है तो सवाल बन जाएगा, अब फार्मूला नहीं आता तो सवाल, तो फार्मूला पुटिंग सवाल है और उसी को समझना है कि कौन क्या है। टी नोट को क्या मानना? रेफरेंस तो आप समझते ही हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जहां से हम नापना शुरू कर रहे हैं, जहां से हम नापना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, दो को टेम्परेचर दिए 0 और, तो रेफरेंस किसको मानेगा? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में जो कम रहेगा ना टेम्परेचर, उसको हमेशा रेफरेंस टेम्परेचर टी नोट मान लेना, और जो ज्यादा रहेगा ना उसको टी मान लेना। क्या मान लेना? तो टी क्या रहेगा? गिवन टेम्परेचर। और रहेगा तो दोनों गिवन है, दोनों गिवन रहेगा। कम वाला को रेफरेंस का मतलब ये होता है जहां से हम नाप रहे हैं, और जो ज्यादा रहेगा उसको क्या लेना? आरटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आरटी नॉट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट।
मतलब टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध RT, टी नॉट टेम्परेचर पे प्रतिरोध RT नॉट। समझ रहा है? अब RT नॉट में तुम टी नॉट का वैल्यू रखेगा, R का वैल्यू रखेगा। जो टी नॉट टेम्परेचर पे प्रतिरोध देगा ना उसको यहां पर रखना, और जो टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध देगा उसको यहां रखना। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और आ गया डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी माइनस यह तापांतर। तापांतर क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, ताप का अंतर। तापांतर क्या होता है? ताप का अंतर है। ज्यादा में से किसको हटा दिए? कम को। तो एकदम क्लियर है आपके दिमाग में कि जब भी न्यूमेरिकल बनेगा तो किसको क्या मानना है? रह कौन गया? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रतिरोध का ताप गुणांक, हिंदी में प्रतिरोध का ताप गुणांक। अंग्रेजी में लिख दें कि हिंदी में लिख दें? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, हम आपको बोल देंगे क्या लिखना है। क्या आपको समझ में आए दोनों फॉर्मूला? क्या आपको ये भी समझ में आया कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान पर कैसे निर्भर करता है? ताप बढ़ाने से क्या होगा? ताप घटाने से क्या होगा? अब वो अर्धचालक में क्या होता है? उल्टा। अर्धचालक में क्या होगा? सही है? तो आप इसको पहले लिख लो। ये सब दिखाने का जरूरत ऐसे है नहीं, आप डायरेक्ट इसी को लिखो। ये दोनों फॉर्मूला लिख लो आप पहले। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आपसे एक सवाल एनसीईआरटी की किताब में है ना, बोला गया, इस सवाल पूछा भी जाता है, इस सवाल एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि बताइए हम आवेश का जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत है, लेकिन आवेश का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो छोटा स्केल पे संभव है। किस पे संभव है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम बोले कि हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास एक वस्तु है, इस पे आवेश है प्लस क्यू। कितना आवेश है? आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से के को इलेक्ट्रॉन निकाले। ये सवाल बनता था ना कि एक वस्तु पे आवेश है प्लस क्यू, तो ये तो तय है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा तब प्लस क्यू आवेश आया है। तो बोला के को इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया? नंबर पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो यहां पे क्वांटीकरण का सिद्धांत लागू हो रहा है, क्यू बराबर प्लस माइनस। लेकिन अगर यही वस्तु इतना बड़ा हो जाए, अगर यही वस्तु इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, अब इतना बड़ा हो जाए तो आवेश तो इसके सतह पे हर जगह पे है। अब बताओ क्या ये आवेश को गिनना संभव है? यही बोला गया कि जब बड़ा स्केल पे बात करेंगे ना, बड़ा स्केल का मतलब बड़ा वस्तु के लिए, तब जब बड़ा वस्तु के लिए हम बात करेंगे तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसका क्वांटीकरण का सिद्धांत फेल हो जाता है क्योंकि यहां पे काउंट करना संभव नहीं है। समझ में आ रहा बात? बस यही तो सवाल है। बोलो किसका क्वांटीकरण? पढ़ो फिर से सवाल। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो क्या लिखेंगे कि बड़ा वस्तु पे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत को हम उपेक्षा कर सकते हैं
क्योंकि इसमें आवेश का बंटवारा बहुत बड़ा क्षेत्रफल पे होगा, बहुत बड़ा लाइन पे होगा, या बहुत बड़ा आयतन पे होगा। अगर बहुत बड़ा वस्तु है तो बड़ा स्केल पे बोला है। यहां पे आवेश को गिनना संभव नहीं है। बड़ा सा वस्तु है, कितना आवेश को काउंट करेंगे? संभव है? तो बड़ा स्केल पे इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है, आज छोटा स्केल पे हम काउंट करके चलते हैं। तो क्या क्वांटीकरण का सिद्धांत गलत है? नहीं, सही है। जहां पे आसान है वहां पे ले रहे हैं, जहां पे मुश्किल है वहां पे उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बस यही बात है। और बोलो, चलो हम डिस्कस करेंगे इसका। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, अस्थूल एक वर्ड आ गया, अस्थूल है, बड़ा स्केल लिख दिया गया। क्या लिखा? बड़ा पैमाना, बड़े पैमाने। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो कुछ है नहीं। आपको क्या समझ में आया कि छोटे पैमाने पर हम मारेंगे, छोटा वस्तु है तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन बड़ा वस्तु है तो लागू। इसका कारण बस यही है कि छोटा में गिनना संभव है, बड़ा में गिनना संभव, बस खत्म। ठीक है, तो आप उसको बनाइए, जो डाउट रहेगा उसको हम लिखवा देंगे आपको, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। कल इस पे क्वेश्चन आपको हम कुछ देते हैं होमवर्क, इसको बना के देखिएगा। तो तीसरा चैप्टर से होमवर्क दे रहे हैं, तीसरा चैप्टर से बना के आइए, उसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे। देखो तीसरा चैप्टर में पहुंच गए, देखते देखते सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो आपको जितना काम दिया जा रहा है, आज का काम आज कर लिया कीजिए, बना लेंगे, हो जाएगा। ये सब लैंग्वेज छोड़ दीजिए, आज का काम है आज करेंगे, नहीं तो फिर आपसे काम नहीं होगा, फिर बहुत पीछे रह जाइएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर, लिखिए एनसीईआरटी का 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3.7। ये सब डुप्लीकेट किताब है, इसमें डाटा में गुना जो है सिंबल गायब है, तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बनाओगे तो समझ में ना क्या लिखल है। यहाँ पे लिखल है 1.7 × 10⁻⁻⁴ गुना है जी, गुना। हम यहाँ पे सुधार दे रहे हैं, ठीक है। 3.5 लिख लिया, 3.7 लिख लिया, 3.8। कितना सवाल हुआ? मात्र 3 क्वेश्चन आपको बना के आना है, बने चाहे नहीं बने, कोशिश जरूर करके आना। आप कोशिश दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोशिश किए थे सर, यहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोशिश देखने का मतलब क्वेश्चन उतारना नहीं है, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको गिवन करके लिख के लाना है कि क्या क्या गिवन है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। ये अभी 2 फॉर्मूला बताए थे, RT = RT0 1 + अल्फा डेल्टा टी, और ρT = ρT0 1 + अल्फा डेल्टा टी। यही दोनों फॉर्मूला पे तीनों सवाल है, समझ गए? तो ठीक है, पढ़ते रहिए।